बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो है आज की वीडियो के माध्यम से होगी, और जिसके अंतर्गत आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। लिखित स्वरूप यानी कि उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि वन लाइनर या फिर टू लाइनर टाइप का प्रश्न उत्तर होगा। यानी छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हमारे वीडियो के माध्यम से चर्चा किए जाएंगे, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के जो हमारे छात्र हैं, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके यूनिवर्सिटी में लिखित होता है परीक्षा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक प्रकार से दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इस जानकारी को अवश्य ग्रहण करें, यही मेरी आपसे विनम्र निवेदना है। और तो आप सभी लोग जाहिर सी बात है स्किप ना करेंगे, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, ताकि जो है मोटिवेशन लेवल हमारा थोड़ा सा ऊंचा रहे और मैं अच्छे तरीके से आपको हर एक मुद्दे को समझा सकूं। ओके, चले प्रारंभ करते हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की महासंग्राम रिवीजन क्लास, जो कि 2022 की परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा 23-24 इन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है, एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाएगा। ओके, चले ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को हमने इसमें रखा है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और बहुत ही ज़्यादा अगर आप इसको ईयरफोन लगा करके 3 से 4 बार वीडियो को देख लेंगे, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका या फिर एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। लगभग 130 से अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 130 से अधिक प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे टाइप के। ओके, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से बैठ जाइए और आसानी से पढ़िए। धन्यवाद सभी का, जितने भी हमारे लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कर दो यार, सभी लोग लाइक करो और शेयर करो सभी के पास। चलें, पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसके जनक के बारे में जान लेना परम आवश्यक होता है। तो आखिरकार राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो कौन है? तो अरस्तु हैं। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। कौन है भाई? तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, राजनीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? बताएं, राजनीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो राजनीति शास्त्र जो है आपका ये सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है राजनीति शास्त्र? ये एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज जो होता है उसी का एक पहलू होता है मानव। चूँकि मानव और समाज एक दूसरे के संपूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि बिना मनुष्य के समाज की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, और बिना समाज के मनुष्य की कल्पना असंभव ही है एक प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होता है वो व्यक्ति पशुवत होता है, यानी कि बिना पढ़ा नरपशु कहावा है। यानी जिस भी व्यक्ति में सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण, जो है सामाजिक स्तरीकरण ही एक प्रकार से सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण नहीं, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति पशु से, यानी कि व्यक्ति एक प्रकार से एक जैविक प्राणी से एक जो है प्राणी शास्त्रीय प्राणी बनता है, एक वैज्ञानिक प्राणी बनता है, एक बुद्धिजीवी प्राणी बनता है। तो उस विज्ञान का ही एक पहलू राजनीति होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक पहलू है क्या? एक पक्ष है राजनीति। क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं पे बिना राजनीति के जुड़े अपने समस्त उत्तरदायित्व, समस्त जो उसके कर्तव्य हैं, समस्त जो उसकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इसीलिए समाज का एक अच्छा पहलू माना जाता है राजनीति को, और चूंकि समाज का एक पहलू है राजनीति, इसीलिए राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में हमारे समक्ष आता है। अच्छा, ये कहना पूर्ण रूप से कि केवल और केवल राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, ये भी उचित ना होगा। इसके लिए आपको राजनीति शास्त्र की जो नेचर होता है, यानी कि जो एक प्रकार से प्रकृति होती है राजनीति विज्ञान की, उसको समझ लेना परम आवश्यक है। अच्छा, राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी, नेचर इसका कैसा? कहते हैं ना कि इनका नेचर बहुत खराब है, इस लड़के का, इस लड़की का नेचर बड़ा भद्दा है। तो ये एक प्रकार से नेचर कहने का मतलब उसकी प्रकृति नहीं सही है। प्रकृति मतलब वो ढल चुका है दूसरे तरीके से। तो ये बताओ कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या फिर एक प्रकार से ये कला वाला है? तो भाई ये ना तो विज्ञान है ना कला है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, शोध भी होते हैं, इसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा इस विषय वस्तु को हम पढ़ते भी हैं। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ये अर्ध विज्ञान माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहकर निकल सकता था कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, लेकिन अगर ये मैं कहकर निकल जाता तो शायद आपको ये बात ना पता चलती कि एक ये अर्ध विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो राजनीति विज्ञान एक अर्ध विज्ञान भी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान आमतौर पर सामान्य तौर पर होता है, चूँकि सामाजिक जीवन का ही एक पहलू होता है राजनीति। ओके, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है, किस विचारक ने राजनीति को विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक माना है। अच्छा देखेंगे, विद्वान जो होते हैं खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ विद्वान तो विज्ञान पूर्ण रूप से कह दे रहे हैं और कुछ विज्ञान जो है उसको कला वर्ग का विषय मान रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान की अपेक्षा, राजनीति को विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक माना है। तो वो है बलंट सली। कौन है? बलंट सली महोदय राजनीति विज्ञान को विज्ञान कम मानते हैं, कला अधिक मानते हैं। कि जो सामाजिक मतलब कि ये जो राजनीति विज्ञान है ये विज्ञान की श्रेणी में बहुत कम है। ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये सामाजिकता की ओर झुका हुआ है, यानी कि ये एक प्रकार से कलात्मक सब्जेक्ट है, कलात्मक विषय वस्तु है, ना कि ये वैज्ञानिक विषय वस्तु है। मतलब ये नहीं कहा कि वैज्ञानिक विषय वस्तु नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकता इसमें कम दिखती है और सामाजिकता ज़्यादा दिखती है। ओके, ये कहा किसने? ब्लैंट सली महोदय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान कौन कौन से हैं? परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान कौन कौन से हैं? तो भैया परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के मुख्य रूप से 3 प्रतिमान थे। 3 प्रतिमान कौन कौन से थे? पहला तो था आपका राज्य, ठीक है, दूसरा था कौन? आपका कानून, ओके, और तीसरा कौन सा था? संप्रभुता। अच्छा, राज्य क्या है, कानून क्या है और संप्रभुता क्या है, इसको भी जान लेना परम आवश्यक है। तो राज्य की अगर बात की जाए, राज्य जो होता है, एक राज्य जब भी निश्चित होता है तो राज्य में क्या होता है? एक निश्चित भूभाग होता है। राज्य में एक निश्चित भूभाग होता है। राज्य का निर्माण कैसे होता है? एक जो है आकृति होगी, यानी कि एक भूभाग होगा, बड़ा सा सीमित दायरा होगा उसका। इसके अलावा उस राज्य की कोई ना कोई सरकार होगी। सरकार होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना, सरकार होगी, भूमि होगी, उसमें रह रहे लोग होंगे, तभी तो राज्य कहेंगे। अच्छा, राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब यूपी और एमपी और बिहार और छत्तीसगढ़ से नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जब भी आप राजनीति शास्त्र पढ़ें, राजनीति विज्ञान पढ़ें, तो उसमें जब भी राज्य शब्द का प्रयोग हो, इसका मतलब देश से ले आता है, दैट इज़ कंट्री। ओके, तो उसका मतलब किससे ले आता है भैया? कंट्री से लिया जाता है। तो यहाँ पर राज्य का तात्पर्य किससे है? कंट्री से है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कंट्री में एक जो है भूभाग होता है, यानी कि एक निश्चित भूभाग होता है, उसकी सरकार होती है अपनी, सरकार के साथ साथ उसमें रह रहे लोग होते हैं, और उस राज्य की संप्रभुता भी होती है, राज्य की अपनी संप्रभुता। सॉवरेनिटी के बारे में बता दूंगा अभी। तो राज्य जो होता है ये होता है। कानून क्या होता है? कानून क्या होता है कि राज्य में जो सरकार काम करती है, राज्य में जो सरकार काम करती है, उस सरकार के द्वारा कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं, जिससे जनता या फिर सभी लोग सही तरीके से जीवन यापन कर सकें। वैमनस्यता समाज में औपचारिकता मतलब अनौपचारिकता इस प्रकार की चीज़ें ना फैले, तो इसीलिए समाज को विधिवत ढंग से चलाने के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। अच्छा, कानून जब कानून नहीं था तो उससे पहले क्या था? कानून नहीं था तो उससे पहले सामाजिक नियम, सामाजिक मापदंड, सामाजिक जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं, सामाजिक स्तर के हिसाब से लोग कार्य करते थे। ठीक है, तो उससे पहले सोशल वैल्यूज़ के काम के सामाजिक जो नियम हुआ करते थे, सामाजिक जो मूल्य हुआ करते थे, सामाजिक मापदंड हुआ करते थे, उनके द्वारा समाज चलता था। और जो है अभी भी आप देखेंगे, जैसे कि कानून की दृष्टि से आप देखेंगे तो किसी की मतलब कि लड़का और लड़की साथ में अगर राजी हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर वो शादी वगैरह कर सकते हैं और जैसे चाहें वैसे रहें। अगर लड़का और लड़की आपस में जो है सेटिस्फाई हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों की ठीक ठाक है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो कहीं भी रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कानून इसकी वैधता देता है, कानून इसकी वैधता देता है। लेकिन लड़का और लड़की एक साथ हों, मतलब कि एक प्रकार से वैमनस्यता ना हो, एक प्रकार से अलग तरीके से ना समाज को गलत संदेश उनके द्वारा ना मिलता हो, तो इस पर जो है कानून कुछ नहीं बोलता है। लिविंग रिलेशनशिप आपने सुना होगा नाम।
तो वो शहरों में आप देखते हैं आजकल चल रहा है। अच्छा, पाश्चात्य समाजों में लिविंग रिलेशनशिप जो है, यानी लड़का लड़की एक साथ में रहे बिना शादी के, इसमें कोई जो है वो नहीं होता है, चाहे जो जहाँ पर रहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझें अभी भी भारतीय समाजों में भी देखेंगे जो बड़े बड़े शहर, वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप कॉमन चीज़ है। ओके, लेकिन अभी गांव में आकर के आप अपने बप्पा से जाकर के कहो कि जो है बापा एक लड़की के साथ हम वहाँ पर रहते थे, या लड़की कोई कहे कि पिताजी जो है हम एक लड़के के साथ वहाँ पर रहते हैं, जो है किसी भी शहर में बोल दें, अभी देखो क्या हाल होता है उसका। तो सामाजिक मापदंड के, सामाजिक मूल्य के, सामाजिक नियम के खिलाफ है ये चीज़। तो सामाजिकता लिविंग रिलेशनशिप को वैधता प्रदान नहीं करती, जबकि कानून वैधता प्रदान करता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे सामाजिक नियमों में और जो कानून बनते हैं उनमें संघर्ष होता है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ तो मुस्लिम लोग कहने लगे कि हमारे शरिया में ये चीज़ नहीं है, या फिर हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल उनको करना नहीं चाहिए, किसी भी मुद्दा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, क्योंकि अब कानून यानी वैधानिकता, संविधान आ चुका है। तो संविधान के हिसाब से, जैसे कि जब हिंदुओं की मैं खास करके बात करूं, हिंदुओं में जो वैवाहिक चीज़ें होती हैं, यानी कि विवाह में विवाह विच्छेद जैसी कोई समस्या नहीं थी, तलाक जैसी कोई व्यवस्था हिंदुओं में थी नहीं, चूँकि हिंदुओं में जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम विवाह या ईसाई विवाह ये सब एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, तो उसमें तलाक हो सकता है, ये कॉमन सी बात है मुस्लिम धर्म में। ईसाई धर्म में यहाँ सब जो है काल हुआ कि जो है सब्जी में नमक ज़्यादा है, या फिर इसी प्रकार से कुछ हुआ कि आपस में मनमुटाव हुआ, तुरंत ही चले इधर वो तो बोले तलाक 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 व्हाट्सएप पे, इधर वो हुआ और इधर बोले कि अरे नहीं अब हम तुम्हारे आने लगे, आई लीव इट, ऐसे बोलेंगे अंग्रेजी वाले जो होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हाँ छोड़ छोड़ के निकल गए। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि झगड़ा भी हुआ तो उसके माता पिता समझाएंगे कि अब तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है, अब तुम्हारा वही घर है। अच्छा, माता पिता के घर भी लड़की जाएगी तो 1-2 दिन रखेंगे, उसके बाद कहेंगे बेटी तुम्हारा वही घर है जिसके घर में मैंने भेज दिया, तुम्हारी पपूजी कर दी। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। हालांकि ये बातें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए केवल कि कानून और सामाजिकता में, यानी कानून और सोशल वैल्यूज़ में क्या अंतर होता है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि सोशल वैल्यू यानी सामाजिक जो मापदंड है, सामाजिक मूल्य और कानून में क्या अंतर होता है, परंपरा और कानून में क्या अंतर होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्लियर कर दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो भाई कानून जो होता है इस प्रकार से होता है। तो अब 1955-54 के आसपास देखेंगे हिंदू विवाह कानून आता है, उसमें हिंदुओं में खास करके कुछ समस्याएं हुई कि हाँ भाई नहीं तलाक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित करते हैं, दारू पी करके पत्नी को पीट रहे हैं, पारिवारिक हिंसा हो रही है और घरेलू हिंसा की उत्पीड़न की शिकार है महिला। तो इसके कारण से क्या होता था कि अब तलाक की व्यवस्था हिंदुओं में कर दी गई। भारतीय शासन मतलब के हिसाब से मतलब कानून आया, हिंदू शासन अधिनियम मतलब कि हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ और हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया, पास हो गया। और आज हिंदुओं में विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जो है हो रही है, मतलब कि तलाक अगर कोई देना चाहे, विवाह विच्छेद मैंने तलाक ही होता है तो दे सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सेप्ट करो परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के मतलब प्रकृति के साथ जो परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, प्रकृति आपको नष्ट कर देगी, आप समाज में जीने के या समाज में रहने के काबिल नहीं बच सकोगे। तो इसीलिए जो भी हो रहा है तो उसको एक प्रकार समाज के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलो, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे और आपको कोई झांकने वाला पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता कानून आपका। ठीक है, अब संप्रभुता की बात की है। संप्रभुता क्या होती है? किसी देश की संप्रभुता, कानून और राज्य, ये अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर हैं आपके जो है इसी पाठ्यक्रम में। राज्य पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 3 दिन पढ़ाओ तो राज्य नहीं खत्म होगा। ऐसे ही कानून को आप लगभग 1-2 दिन की क्लास चलती कानून की, संप्रभुता की भी लगभग 1-2 दिन की क्लास चलती। अब हम भारत की संप्रभुता बताएं आपको, उसके बाद में पाश्चात्य संप्रभुता भी बताने का प्रयास करेंगे। संप्रभुता के तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं और भी तमाम प्रकार की चीज़ें, संप्रभुता की कई प्रकार की संप्रभुता होती है, तो उन सभी को बताने में बड़ा टाइम लगता है। तो आप ये ना सोचो कि सर जी बहुत घुमा करके बता रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग, 1-2 लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है उन पर कि सर जी आप बातें करते हो। अबे बात नहीं करेंगे तो कैसे समझाएंगे आपको, ये बताओ पहले। जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि सर जी आप बात करते हो या जो है ये है, ऐसे एक एक लाइन अगर मैं पढ़ करके बता दूं आपको तो इसका कोई मतलब नहीं। आप किताब में आप अपनी सीरीज खरीद करके आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसे मुझको बताना हुआ तो आप फिर मेरे पास क्यों आओगे? सबसे पहली बात, पहला मुद्दा यही तो है कि
अगर सारी चीज़ें मैं वैसे हूबहू बोल दूंगा, कुछ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, तो क्या मतलब है मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का। और जो लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं मेरे हिसाब से वो पढ़ाई नहीं है, वो शिक्षा शास्त्र पढ़ करके पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। ये बात भी बहुत दिन से फ्रस्ट्रेशन है इस बात का कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर जी केवल पॉइंट पॉइंट बताते चले जाओ बस। कहाँ से बता देंगे भाई, आप ही सोचो, आप मेरे जगह पर होते तो क्या ऐसा कर पाते? कभी नहीं कर पाते यार, कि पॉइंट पॉइंट बता दो। बहुत सारे लोग फिर कहेंगे अब पॉइंट पॉइंट बता दें, तो कमेंट आएंगे कि सर जी अबे पॉइंट पॉइंट ही बता रहा है, क्या लिख रहा है ये, अबे क्या समझा रहे थे, तो पुस्तक में भी लिखा है ऐसा, ऐसे बोलते हैं। और तू तड़ाक की शब्दावली लिखते हैं कमेंट में। एक आध दो लोगों को मैंने देखा है ऐसे कमेंट, मैंने देखा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हालांकि वो आते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्यार करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों को भी जो है आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के अच्छे अंक आएँ और आप आगे, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप एक दिन कभी मिलो तो कहो कि सर जी हमने आपके चैनल से पढ़ा था और आज मेरे इतने नंबर है, आज मैं यहाँ पर हूँ, तो बड़ी खुशी होगी। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने गुरुजनों का, अपने आस पड़ोस का, सभी का नाम रोशन करें। चलें, सो संप्रभुता माने होता है किसी राज्य की, किसी यानी किसी देश की एक प्रकार से सीमा के अंदर रह रहे जो लोग हैं, यानी वहाँ की जो सरकार है, उस सरकार पर किसी दूसरे सरकार का कोई किसी प्रकार का किसी तरह का कोई दबाव ना हो। यानी कि भारत है और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की सरकार पर जो है निर्णय, मतलब पाकिस्तान में कोई निर्णय लेना हुआ मान लेते हैं, तो भारत यानी मोदी का दबाव उन पर ना हो, ठीक है। यानी अगर भारत सरकार को कोई कानून बनाना हो या भारत सरकार को जो है युद्ध करना हुआ, तो इसमें अमेरिका से ना पूछना पड़े या रूस से ना पूछना पड़े कि भैया मैं युद्ध लड़ सकता हूँ इससे कि नहीं लड़ सकता हूँ। मान लो चाइना से और भारत से युद्ध छिड़ जाए तो हम अमेरिका से मतलब कि ये ना पूछें कि हम युद्ध लड़ें कि ना लड़ें। यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से जो देश आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है, उस राज्य को, यानी उस राज्य की संप्रभुता वही कहलाती है कि वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, उस पर किसी भी प्रकार का आंतरिक और बाह्य रूप से कोई बंधन नहीं है। और जिस देश पर इस प्रकार का बंधन नहीं होता आंतरिक और बाह्य रूप से, वो देश संपूर्ण संप्रभुता वाला कहलाता है, यानी कि सॉवरेनिटी वाला देश कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा समझ में आ गई। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान जो थे, कुछ जो विद्वान थे वो राजनीति को राज्य का विज्ञान मानते थे, कुछ विद्वान राजनीति को कानून का विज्ञान मानते थे, कुछ विज्ञान राजनीति को संप्रभुता का विज्ञान मानते थे। तो इस प्रकार से ये परंपरागत अध्ययन जो है एक प्रकार से इन प्रतिमानों के माध्यम से किया जाता रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा कब तक प्रभावी रूप से प्रचलित थी? तो 1940 तक जो थी, जो राजनीति विज्ञान की प्रचलित रूप से परिभाषा थी 1940 तक, ये हुबहू चलती रही। फिर बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े विद्वान आए, आधुनिक विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी और अलग तरीके से परिभाषाओं को एक प्रकार से जो डिनोट किया, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीति शास्त्र के विषय में गार्नर बड़े फेमस जो है पॉलिटिकल शास्त्री हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो है साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो है राजनीति विद्ता है। और कहने का मतलब ये है कि गार्नर महोदय का ये कथन है कि राजनीति का प्रारंभ हुआ अंत राज्य से ही होता है, और राज्य को एक प्रकार से पूर्ण रूप से केंद्रित करके इन्होंने राजनीति की परिभाषा दी। किसने? गार्नर महोदय ने। गार्नर का कथन क्या है? ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजनीति का प्रारंभ यानी शुरुआत और अंत यानी खात्मा राज्य से ही होता है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ व अंत किससे होता है? राज्य से ही होता है। ये परिभाषा गार्नर की है। अच्छा, जब आपको पढ़ना हो सही तरीके से, अगर आपको पढ़ना ही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति विज्ञान के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो है फर्स्ट सेमेस्टर के ही नाम से पढ़े हैं, लेकिन वो मैंने जो है पेपर 1 में पढ़ाया था। पेपर वन जो है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने जो है 4-5 चैप्टर पढ़ा दिए, 5 चैप्टर लगभग पढ़ा दिया है उसमें, तो आप देख लीजिएगा। बोर्ड पर पढ़ाया तो उसमें मैंने विस्तार से इन चीज़ों को समझा दिया है। ओके, किसने क्या कैसी कैसी परिभाषा दी। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था? प्लेटो ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था भैया? तो प्लेटो ने दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग, चूंकि प्लेटो क्या था? दार्शनिक ही था एक। ओके, तो इसने दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है,
वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। अच्छा, ये अध्ययन पद्धतियाँ मतलब कि राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने की जिस पद्धति का प्रयोग जो है ग्राहम बेलास ने किया उसको मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति बोला जाता है। जिस जो है पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया उसको एक प्रकार से दार्शनिक अध्ययन पद्धति बोला जाता है। तो यही आपसे है, यानी कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को पढ़ने में किस मतलब कि किस विधि का प्रयोग किया, तो दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है? ग्राहम बेलास हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के जनक भी यही हैं, कौन? ग्राहम बेलास। ओके, मतलब ग्राहम बेलास। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है भाई? उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं डेविड ईस्टन। कौन है? डेविड ईस्टन जो है ये उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। ओके, ये सब ओरली चीज़ है तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। 10वां प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के निर्माता कौन थे? तो अरस्तु थे। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति जो है इसके निर्माता कौन है भाई? अरस्तु हैं। अरस्तु का एक कथन बड़ा फेमस है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। और इसी बात को लेकर के उन्होंने और भी आगे कहा था। अच्छा, ये पूरी बात इन्होंने कही थी कि जो है मनुष्य एक सामाजिक एवं एक मतलब कि एक एवं राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ओके, ये बात इन्होंने बताई थी। एनिमल माने जानवर नहीं, प्राणी से तात्पर्य है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अरस्तु जो थे वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके अध्ययन किए हैं, किसका? पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, कौटिल्य की किस पुस्तक मतलब कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर जी अब यहाँ पर अर्थशास्त्र बताने का क्या मतलब था आपका, यानी कि कौटिल्य की क्या मतलब था यहाँ पर? अर्थशास्त्र इनका किस लिए पढ़ा रहे हैं आप, मतलब अर्थशास्त्र को क्यों बता रहे हो? तो अर्थशास्त्र इसलिए ज़रूरी है आपको जानना क्योंकि अर्थशास्त्र में आप देखेंगे, अर्थशास्त्र में मौर्य काल जो था प्राचीन इतिहास में, उसकी जितनी भी राजनीति की जो एक प्रकार से विशेषताएं हैं, जितनी राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलती हैं। यानी अर्थशास्त्र केवल नाम ही है इसका, अर्थशास्त्र इस पुस्तक का केवल नाम है कौटिल्य की, यानी कि चाणक्य की जो पुस्तक है जो है आपकी कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। इसका नाम केवल अर्थशास्त्र है, बाकी इसका काम तो राजनीति शास्त्र का ही है ना। इसमें जो चीज़ें लिखी गई वो पॉलिटिकल साइंस के ही नियम और पहलू लिखे गए हैं। ओके, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या दिया हुआ है? राजनीति में भूगोल के प्रभाव को सबसे पहले किसने बताया था? तो राजनीति विज्ञान में कहा था कि भूगोल का भी प्रभाव राजनीति शास्त्र में पड़ता है, या राजनीति में भूगोल का प्रभाव भी बताया मतलब कि होता है। तो इसको बताया था बोंदा ने। किसने बताया था? बोंदा। क्योंकि भौगोलिकता के हिसाब से राजनीति में भी आप देखेंगे डिफरेंस पाया जाता है। तो कहीं न कहीं पे चाहे राजनीति के माध्यम से भूगोल प्रभावित होता हो और चाहे भूगोल के माध्यम से राजनीति प्रभावित हो, बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि बोंदा ने सबसे पहले बताया था कि भूगोल मतलब कि राजनीति में भूगोल का प्रभाव है। ओके, सबसे पहले किसने बताया? तो बोंदा ने बताया था। आगे देखें, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समझ दिया हो 13वां नंबर प्रश्न है कि राजनीति की जड़ मनोविज्ञान में निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, राजनीति की जड़ मनोविज्ञान में निहित है। अच्छा, इन छोटे छोटे कथनों को आप याद रखेंगे और जब भी लिखित वालों आपकी परीक्षा होनी है तो इन प्रश्नों को, यानी कि इन लिखित जो स्वरूप चीज़ें हैं, इनको आप लोग कोटेशन में लिख दें अगर ऐसे कि राजनीति की जड़ मनोविज्ञान में निहित है। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन पूर्ण रूप से राजनीति को मनोविज्ञान की ओर अग्रसर करता है। अगर ये सब चीज़ें आप लिख दो ना एग्जामों में, कपिया में, एग्जामिनर से एकदम से गदगद हो जाएगा, प्रफुल्ल, अरे बाप रे बाप कितना अच्छा छात्र आ चुका है, दे दो नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 दे दी। अब बदिए में आप चाहे जोन लिखे हो, कोनो मतलब नहीं वैसे, बस ऐसे शब्दावली इतना मतलब कि थोड़ा सा चटक लिखो, इसको अंडरलाइन करो, डबल इनवर्ट कामा थोड़ा और चढ़ा बढ़ा के बना दो, ताकि जो एग्जामिनरवा कॉपी चेक कर रहा है उसका पूरा ध्यानमा जो है आपके उसी पॉइंटिया पे जाए जिसको आप दिखाना चाह रहे हो उसको। और जो आपने चालाकी कर ली तो नंबर में कमी नहीं आएगी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपके नंबर में कमी नहीं आएगी। अच्छा, एग्जामिनर से बात भी मेरी हुई है कई बार, तो लोग बताते हैं जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, मैंने पूछा कई जो है प्रोफेसर से पूछा कि सर जी कॉपी चेक करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो यही सब चीज़ें बताते हैं कि देखते हैं बस, जैसे कि मैंने सोचा कि सारे की सारी चीज़ें आप पढ़ते हो तो कैसे कॉपी चेक कर लेते हो एक दिन में 100 कॉपी आप जो है 50 कॉपी या 75 कॉपी चेक कर लेते हो एक दिन में, कैसे होता है सर? तो बोले वो लोग कि
सर ऐसे होता है कि जो जैसे कि मैंने देखा, पहला पेज देखा, दूसरा देखा, ठीक ठाक लिखा हुआ है, लास्ट वाले पेपर मतलब कि हमने देखा, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ अगर ठीक ठाक बच्चे ने लिखा है तो बस लिखावट पे, यानी कि अगर कॉपी आपकी लिखी भी है, अब उसमें क्या लिखा है डोंट मैटर, धीरे से बोल रहा हूँ, उसको आसानी से सुन लीजिएगा। तो क्या लिखा है ये मतलब नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा इधर उधर का नहीं, बस उसी से रिलेटेड लिखा होना चाहिए। और एक आध दो कोटेशन अगर पड़े रहते कापी में तो एग्जामिनर कहते हैं कि मैं पूरा नंबर दे देता हूँ उस पर, क्योंकि बच्चों को याद है। और ज़्यादा जटिल शब्दावली का प्रयोग भी आप लिखेंगे तो मतलब दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हिंदी वगैरह में जटिल शब्दावली का प्रयोग आप करना चाहे करें, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राजनीति में थोड़ा सा कम सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर, तब लगेगा कि हाँ बच्चे ने खुद लिखा है। अगर एक आध पेज पढ़ भी लिया एग्जामिनर ने तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो राजनीति की जड़ मनोविज्ञान में निहित है, किसने कहा था, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, याद रख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में गहरा संबंध किसने बताया। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में गहरा संबंध बताया था डॉक्टर आशीर्वादन ने। डॉक्टर आशीर्वादन ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में बड़ा गहरा संबंध बताया था कि बहुत ज़्यादा इंटररिलेशनशिप है पॉलिटिकल साइंस और जो है मोरल साइंस में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि किस विद्वान ने राज्य को प्राकृतिक बताया है। किस विद्वान ने राजनीति को प्राकृतिक बताया है, तो अरस्तु जो हैं ये राजनीति विज्ञान को क्या मतलब राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं कि राज्य प्रकृति के देन है। ओके, अच्छा, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के सामाजिक समझौते का सिद्धांत बड़ा फेमस है, दैवीय उत्पत्ति का भी सिद्धांत है, और भी सिद्धांत हैं राज्य के और समाज की उत्पत्ति के, जिसमें से आप देखेंगे कि जो है जॉन लॉक, रूसो, इन सभी के जो सिद्धांत हैं आपके तो वो फेमस हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसमें जो है तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको जल्द ही। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तो किस विद्वान ने राज्य को प्राकृतिक बताया, तो अरस्तु ने बताया था। 16वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, किसी एक राज्य का नाम बताओ। किसी एक राज्य का नाम बताओ भाई। तो भारत के बारे में अगर पूछे तो आप उत्तर प्रदेश यही सब बता सकते हो। अगर आपको पूछे कि किसी मतलब कि अच्छा देश काल में पूछेगा किसी देश का नाम बताओ, इसे राज्य का मतलब यहाँ पर देश ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे, अच्छा ये पूछेगा नहीं कभी आपसे, ये पूछेगा नहीं, लेकिन जब राज्य की बात होती तो यहाँ पर किसी देश का नाम जैसे भारत वगैरह आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, राजनीति शास्त्र का यही नियम होता है, ये एक प्रकार से बेसिक नियम यही है कि जब भी राजनीति शास्त्र में राज्य की, यहाँ तो एक प्रकार से थोड़ा सा गलत लिख गया है वो, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर दो, ये प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। तो ये सब जानते हो कि राज्य क्या है। राज्य भाई ये प्रांत होते हैं, जैसे यूपी एक प्रांत है, राज्य तो हम लोग कहते हैं ना स्टेट। अच्छा, स्टेट माने राज्य आप बोल सकते हो, तो इसी श्रृंखला में ये प्रश्न दिया हुआ है। बाकी अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये यहाँ पर भारत, अमेरिका, ये सब राज्य होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हो। अगर भारतीय दृष्टि से राज्य पूछा जाएगा तो आपका ये यूपी होगा, बाकी अलग तरीके से। ओके, देखें अब यहीं पर देखें, यहाँ पर ये देखिए 17वां नंबर प्रश्न, यहीं पर जस्ट देखिए तुरंत बदल गया प्रश्न कि नहीं बदल गया। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत राज्य कब बना। देखिए अब भारत भी एक राज्य ही है ना, यहाँ पर राज्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर भारत लिख लीजिएगा कि निम्न से कौन, मतलब कि कोई भारत का नाम बताइए तो बता देंगे भारत, या फिर अमेरिका, रूस, जापान, ठीक है ये सब। देखिए भारत राज्य कब बना, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तभी भारत का गठन मान लिया जाता है कि पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र भारत है इसका निर्माण होता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, राज्य का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता, यानी जिस भी राज्य में अगर संप्रभुता नहीं होगी तो फिर वो राज्य बेकार, उपनिवेश है। अच्छा, भारत राज्य कब बना, 1947 में बना। कब बना, 1947 में। क्यों बना, क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी आ गई, यानी संप्रभुता उसकी वापस आ गई। अभी तक क्या था कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी वो कानून कोई बनाए या फिर कोई नियम कहे उससे, तो अंग्रेज सरकार से पूछना पड़ता था कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अंग्रेज सरकार उस पर शासन करती थी हमारे देश पर, यानी उपनिवेशवाद के तहत हम लोग जी रहे थे, उपनिवेशिकता में हम जी रहे थे, ठीक है। तो जब संप्रभुता नहीं होती है तो राज्य की कल्पना दैट इज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। अगर सॉवरेनिटी किसी कंट्री में नहीं है तो उसका मतलब वो एक कंट्री नहीं है, फिर कंट्री की परिभाषा एक प्रकार से फिर उसमें अवरुद्ध उत्पन्न होगा, वो कंट्री की परिभाषा सही तरीके से नहीं हो पाएगी, पूर्णता नहीं प्राप्त होगी अपने आप में। तो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व तो सॉवरेनिटी होता है। आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, किस क्रांति के दैवीय सिद्धांत का पतन हुआ। किस क्रांति के दैवीय सिद्धांत का पतन हुआ, तो शक्ति सिद्धांत के दैवीय सिद्धांत का पतन हुआ।
अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। लोकप्रिय संप्रभुता जो थी उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो रूसो ने किया था। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया, रूसो ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है, ये सब जो है एक प्रकार से फैक्चुअल जानकारी मैं दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट और बाद में क्लियर करते रहेंगे आपके। ओके, 21 नंबर प्रश्न है, राज्य परिवार का विस्तृत रूप है यानी बड़ा रूप होता है। राज्य जो होता है परिवार की भांति होता है, लेकिन एक बड़ा रूप होता है, परिवार का ही बड़ा रूप होता है। जैसे कहानी का एक बड़ा रूप होता है उपन्यास, वैसे ही राज्य का एक बड़ा रूप होता है आपका। जैसे कि जो है एक तालाब का बड़ा रूप होता है आपका समुद्र, यानी कि आप देखेंगे ना कि जैसे कि एक तालाब का बड़ा रूप झील बोल सकते हो, या एक मतलब कि छोटे से गड्ढे में पानी भरा तो उसके बड़े में आप झील बोल सकते हो बड़ा रूप, या जो है किसी नदी के से आप तुलना कर सकते हो किसी समुद्र की, सागर की, महासागर की, तो वो चीज़ है। तो राज्य का ही एक प्रकार से, राज्य क्या है, परिवार का एक विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। या किस दार्शनिक का विचार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। तो राज्य परिवार का विस्तृत रूप है, या अरस्तू ने कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में जरूर आता है। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, सीमित राजतंत्र का समर्थन किसने किया। तो जॉन लॉक जो थे उन्होंने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया, यानी कि सीमित राजतंत्र हो लेकिन राजतंत्र हो उसका समर्थन किया। राजतंत्र की सीमाओं को बांध दिया जाए और फिर राजतंत्र जो है रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जॉन लॉक का कहना था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जॉन लॉक कहाँ का दार्शनिक था भाई। जॉन लॉक जो थे इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष 24 नंबर प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी विचारक कौन है, बताएं। 20वीं सदी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी जो विचारक हैं वो कौन है भाई। तो साठ एवं नोजिक जो हैं ये 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी विचारक माने जाते हैं। नकारात्मक उदारवादी विचारक साठ एवं नोजिक। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, अति लघुति टाइप के प्रश्नों में पूछ लिए जाएंगे आपसे ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सरकार व्यक्ति की अपूर्णता का चिन्ह है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। कथन क्या है, सरकार व्यक्ति का या सरकार व्यक्ति की अपूर्णता का चिन्ह है। सरकार जो होता है व्यक्ति की अपूर्णता का एक प्रकार से चिन्ह होता है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन फ्रीमैन ने कहा था। फ्रीमैन एवं लॉक एक प्रकार से साथ ही साथ कोई विचारधारा देते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अधिकतर विचारधाराएं फ्रीमैन और लॉक की मिली जुली आती हैं। तो सरकार व्यक्ति की अपूर्णता का चिन्ह है, कहा था किसने, फ्रीमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या, फ्रीमैन ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ये वन लाइनर है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन है। उदारवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन है भैया, तो जॉन लॉक जो है ये उदारवाद के प्रतिपादक है। बहुत ज़्यादा जानकारी आपको, फैक्चुअल जानकारी मिलने वाली है। एक प्रकार से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब आपके पास फैक्ट रहेगा। फैक्टों के माध्यम से, फैक्टों के तीर को ऐसे चलाइए कि पूरा का पूरा जो चाहे भाले का एक प्रकार से गेट हो और चाहे एक प्रकार से कितना भी अच्छा दुर्ग बना हुआ हो, किला बना हुआ हो, उसको आप अपने बाणों से भेद देंगे अगर आपके पास फैक्ट है। तो फैक्ट से किसी का भी मुंह थोपा जा सकता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि एकलव्य ने कुत्ते का मुंह थोपा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ 27 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिवादी विचारधारा किस शताब्दी की देन है। व्यक्तिवादी विचारधारा किस शताब्दी के देन है भैया, तो 18वीं शताब्दी के देन है व्यक्तिवादी विचारधारा। 18वीं शताब्दी के देन है क्या, व्यक्तिवादी विचारधारा। ओके, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास अपने। और बातचीत ना करो यार, कमेंट में बातचीत ना करो, बहुत ज़्यादा परेशान करते हो आप। कल बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इसी प्रकार से डेली करते हो, लेकिन एक प्रकार से बात ना करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप सोच सकते हो, आप अलग बात करो यार। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप पर आप बात करो, यहाँ पर बात मत करो यार। ओके, यहाँ पर केवल पढ़ाई करो बहुत ज़्यादा। और जिनको डिस्टर्ब होता है, जैसे कि ये लोग अगर नहीं मानेंगे तो मैं तो खाली समय मिलेगा तो मैं इन सभी को ब्लॉक ही मार दूंगा। तो आप लोग क्या करो कि जिनको एक प्रकार से पढ़ना है तो चैट सेशन आप ऑन ही ना करो, चैट सेशन ऑफ कर दो, यानी कि उसको आप जो है जो गलत वाला चिन्ह लगा रहता है उस पर टच कर दोगे तो एक प्रकार से आपको वो नहीं दिखेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये तो आप बड़ी स्क्रीन करके देख लो, तो उसमें भी आपको चैट सेशन वाला पोर्शन ऑफ करने के लिए ऑप्शन होता है, आप ऑफ कर दो उसको। ओके, 28 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता जो है अति शासन की विरोधी है, या कथन किसका है, तो यह कथन सीले का है। किसका है, सीले महोदय जो हैं इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के तत्व कितने हैं। स्वतंत्रता के मुख्य रूप से दो तत्व आपके सामने, एक न्यूनतम प्रतिबंध और एक व्यक्तित्व विकास हेतु सुविधाएं। ये दो तत्व आपके समक्ष आते हैं, आप लिख दीजिएगा बड़े आसानी से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक स्वतंत्रता और एक नागरिक स्वतंत्रता। ये दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता तो आपको बचपन से मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता जब आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उस देश के संविधान के द्वारा जो आपको एक प्रकार से स्वतंत्रता दी जाती है वो। ओके,
अगला प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न है, समानता के दो रूप बताइए। समानता के दो रूप कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक समानता और एक सामाजिक समानता। तो ये जो समाज में होने वाली सामाजिक समानता है वो सामाजिक समानता, जो प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से सभी व्यक्ति समान है, सभी प्राणी समान है। ओके। अगला प्रश्न 32 नंबर, अन्याय न्याय से अच्छा है, यह किसका कथन है? तो अन्याय न्याय से अच्छा यह कथन कहा था थैसरी मेकस ने। किसने कहा था? थैसरी मेकस ने कहा था कि अन्याय जो होता है वो न्याय से अच्छा होता है, ये बात कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो प्लेटो है। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है रिपब्लिक। ओके। रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं तो पॉलिटिकल साइंस में। तो प्लेटो पुस्तक मतलब कि प्लेटो की रचना कौन सी भाई? सबसे फेमस रिपब्लिक। 34 नंबर प्रश्न, प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं? तो प्लेटो ने आत्मा के मुख्य रूप से 3 गुण बताए हैं। पहली बुद्धिमत्ता, दूसरी शक्ति और तीसरी आनंद। ओके। ये 3 जो होते हैं आत्मा के गुण होते हैं। पहली क्या? इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, दूसरी क्या? शक्ति यानी कि पावर, तीसरी क्या? यानी कि जो है प्लीजर यानी कि आनंद। ओके। तो ये 3 गुण बताए किसने? प्लेटो ने आत्मा के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग, जो है रिटोरिक्स ग्रंथ जो है, रिटोरिक्स ग्रंथ ये किसने लिखा है? ओके। रिटोरिक्स ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति हैं कौन? अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल जो है एनालाइट्स पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर डहेल जो हैं इस पुस्तक के लेखक। किस पुस्तक के? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालाइट्स, ये पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालाइट्स। अच्छा, इन सभी पुस्तकों के नाम आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वाले में लगातार पूछा आता रहता है और ये जो है एक प्रकार से कभी कभी ये पूछता है जो है आप मतलब कि अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों में भी कि ये पुस्तक मतलब कि इनकी 2 पुस्तकों के नाम बताइए या इनमें से ये पुस्तक और इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ऐसे दे देगा। यानी कि जो है रिटोरिक्स और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालाइट्स मतलब कि इन पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय में पूछ लेता है लिखित वालों। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? जो है बर्ट्रैंड रसेल महोदय ने सामाजिक पुनर्निर्माण सिद्धांत जो पुस्तक है इसको लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 38 नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं का मूल उपकरण किसे माना जाता है? सत्ता को माना जाता है। तो विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं का मूल उपकरण किसे माना जाता है भैया? सत्ता को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, जो है समान मतलब कि समान रूपात्मक विश्लेषण के प्रभाव को लासबेल ने कितने मूल्य संवर्गों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 2 मूल्य संवर्गों में विभाजित किया है, पहला सम्मान वर्ग और दूसरा कल्याण वर्ग। ओके। तो समान मतलब कि रूपात्मक विश्लेषण के प्रभाव को लासबेल महोदय जो हैं वो 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सम्मान वर्ग और एक कल्याण वर्ग। ओके, मूल संवर्गों में। अगला प्रश्न देखिएगा, औचित्यपूर्ण शब्द में अंग्रेजी रूपांतर जो है लेजिटिमेसी की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमक्स से हुई है। लेजिटिमक्स से जो है किसकी उत्पत्ति हुई? लेजिटिमैक्सी की उत्पत्ति हुई है औचित्यपूर्ण शब्द के। औचित्यपूर्ण जो है ये अंग्रेजी में जो है क्या बोला जाता है? इसको लेजिटिमेसी बोला जाता है और लेजिटिमेसी जो है ये लैटिन भाषा के लेजिटिमिक्स शब्द से बना हुआ है। ओके। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को कितने वर्गों में बांटा है? तो मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को 3 वर्गों में बांटा, ये बात ध्यान रखें। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। नेक्स्ट प्रश्न है, औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है। औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है, ये कथन कहा था किसने? ये कथन कहा था एस.एम. लिट्से महोदय ने। बड़ा फेमस कथन है, किसने कहा था? एस.एम. लिट्से महोदय ने कहा था कि औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 नागरिक अधिकारों के नाम बताइए। किन्हीं 2 नागरिक अधिकार कौन कौन से भैया? जीवन और शिक्षा। जीवन और शिक्षा ये 2 नागरिक अधिकार हैं। ओके, जीवन और शिक्षा क्या है? ये 2 नागरिक अधिकार है। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों के नाम लिखिए भैया। मतदान करना राजनीतिक अधिकार है, निर्वाचित होना यानी कि जो है प्रधान बनना है, फिर किसी भी क्षेत्र में निर्वाचित होना, ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के 2 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के 2 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। तो पहले तो हैं आपके बेंथम और दूसरे हैं ऑस्टिन। ये अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में इनका नाम आता है बेंथम, जर्मी बेंथम और ऑस्टिन का। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के 2 प्रतिपादकों के नाम बताइए। बताएं, अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के 2 प्रतिपादक कौन कौन से हैं? तो एक बेंथम है और एक जे.एस. मिल है।
तो अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में भी बेंथम का नाम जुड़ा हुआ है और जेस मिल तो है ये हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बेंथम और जेस मिल जो है गुरु चेले हैं आपस में। अगला प्रश्न है, अधिकारों का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? अधिकारों का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा भैया? आदर्शवादी जो सिद्धांत है, यह अधिकारों का एक प्रकार से सर्वोत्तम सिद्धांत, सबसे अच्छा सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत ही माना जाता है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। 48 नंबर प्रश्न है कि जो है सिविल कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? सिविल कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? आमंड एवं बर्बा महोदय, इन दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को एक प्रकार से लेखन में सहायता मतलब कि एक प्रकार से सहयोग किया है इस पुस्तक को लिखने में। सिविल कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? आमंड व बर्बा। ओके। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए। राजनीतिक संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए भैया। राजनीतिक संस्कृति में समानताएं एवं असमानताएं दोनों होती है, एक विशेषता है इसकी। ओके, राजनीतिक संस्कृति में समानता भी होती है और असमानता यानी कि विषमता भी होती है। ओके। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति के 2 तथ्य हैं। राजनीतिक संस्कृति के 2 तथ्य कौन कौन से? पहला होता है पदानुक्रम, मतलब कि इसमें पदानुक्रम होता है, एक हिसाब से एक अनुक्रम के हिसाब से पद मिलता है या पद के हिसाब से एक प्रकार से फिक्स होता है कि हाँ कौन किस पद पर रहेगा, और संबंध भी स्थापित होते हैं उन पदों में। तो एक प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के 2 तथ्य हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो है सर्वांग समता के मानक कितने होते हैं? सर्वांग समता के 3 मानक होते हैं। पहला होता है निष्ठा, दूसरी होता है उदासीनता और तीसरा होता है अलगाव। ये 3 मानक होते हैं किसके? सर्वांग समता के। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 52 नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, सभी लोग देखिए, बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है कि राजनीतिक संस्कृति की 2 सीमाएं बताइए। प्रश्न क्या दिया हुआ है? राजनीतिक संस्कृति की 2 सीमाएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। राजनीतिक संस्कृति की 2 सीमाएं बताइए। तो राजनीतिक नवीनता का अभाव, ये पहली सीमा है एक प्रकार से राजनीतिक संस्कृति की। दूसरी सीमा कौन सी? व्यर्थ। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, 53 नंबर प्रश्न है, कुलीन तंत्र में शासन सूत्र किसके हाथों में रहता है? तो कुलीन तंत्र में शासन सूत्र जो होता है ये कुलीन वर्गों के हाथों में रहता है। ओके। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता का कोई एक साधन बताइए। राजनीतिक सहभागिता का एक साधन कौन सा है? आपका चुनावों का महत्व जो होता है ये राजनीतिक सहभागिता का एक साधन माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, असहभागिता का एक कारण बताइए। उपयुक्त चयन का अभाव, उपयुक्त चयन का अभाव जब हो जाएगा, आप कोई चीज़ सही तरीके से चुन नहीं पाओगे तो असहभागिता जाहिर सी बात है उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न 56 नंबर, राजनीतिक विकास की धारणा किससे जुड़ी हुई है? राजनीतिक विकास की धारणा किससे जुड़ी हुई है? आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है राजनीतिक विकास की धारणा। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, 57 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 57 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक विकास की एक विशेषता बताइए। राजनीतिक विकास की एक विशेषता बताइए भैया। राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वित करने की क्षमता हो, ये एक प्रकार से क्या है? राजनीतिक विकास की एक विशेषता है। राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वित करने की क्षमता एक विशेषता होती है राजनीतिक विकास की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 68 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिकारवादी शासन का कोई एक लक्षण लिखिए। सत्तारूढ़ शासकों के अलावा समाज से शक्ति के अन्य विरोधी नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से एक लक्षण होता है सर्वाधिकारवादी शासन का। क्या लक्षण होता है? जो सत्तारूढ़ शासक होते हैं उसके अलावा समाज के शक्ति के अन्य विरोधी नहीं होते हैं, केवल वही होता है शासक जो होता है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। 69 नंबर प्रश्न है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। तो कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन कहा था मार्टिन महोदय ने। किसने कहा था? मार्टिन महोदय ने कहा था कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न है। 60वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष? 60 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कानून का प्राचीनतम स्रोत बताएं। कानून का प्राचीनतम स्रोत बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कानून का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? रीति रिवाज जो है कानून का प्राचीनतम स्रोत है। अच्छा, ये लोग आपको भ्रम कर दिया होगा, ये देखिए 57 के बाद में 68 आ गया था, यहाँ पर 58 ये होगा, ठीक है, 58 और 59, ओके, और 60 फिर उसके बाद में फिर वही मैं सोच रहा हूँ 69 के बाद 60 कैसे आ गया, 70 आना चाहिए था। चले, कानून का प्राचीनतम स्रोत कौन सा भाई? रीति रिवाज जो होता है ये कानून का प्राचीनतम स्रोत होता है।
एक 61 नंबर प्रश्न है, क्योंकि कानून जो होते हैं रीति रिवाजों पर ही आधारित होते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि कानून जो होते हैं वो रीति रिवाजों के हिसाब से ही तो बनते हैं ना। रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन करना हुआ, उसमें कोई विसंगति आ गई ना, तो उसी के हिसाब से कानून का निर्माण होता है। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कानून में, ऐसे इंग्लैंड के संविधान में आप देखेंगे वो आलिखित संविधान है, वहाँ पर परंपरागत रूप से अभी समय चलते हैं, समय के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर चीज़ें कर ली जाती हैं। 61 नंबर प्रश्न है, कानून अधिकार तथा कर्तव्य की वह प्रक्रिया है जिसे राज्य लागू करता है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष कि कानून अधिकार तथा कर्तव्य की वह प्रक्रिया है जिसे राज्य लागू करता है, यह कथन कहा था ग्रीन ने। किसने कहा था? ग्रीन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है 62 नंबर, कानून के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो ये ऑस्टिन महोदय जो हैं ये कानून के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो है उसके प्रबल समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दंड व्यवस्था के दो उद्देश्य बताइए। दंड व्यवस्था के दो उद्देश्य कौन कौन से भैया? तो एक तो होता है प्रतिफल और एक होता है निरोध। दंड व्यवस्था का एक प्रतिफल यानी कि दंड व्यवस्था के हिसाब से एक प्रतिफल होता है, और एक ये दोबारा तो प्रतिफल दो या फिर उसका निरोध यानी कि उसका एक प्रकार से क्या करो, विरोध करो। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दंड के दो आवश्यक तत्व बताइए। तो पहली तो होती गंभीरता के साथ और दूसरी भावना। गंभीरता और भावना के हिसाब से यानी आवश्यक तत्व होते हैं गंभीरता और भावना किसके? दंड के। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दंड का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? दंड का प्रथम सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, यानी प्रतिशोध, यानी आपको किसी ने एक झप्पड़ मारा, एक लपड़ तरीके से कड़ा कनपटमा पे आपके, तो आप एक प्रकार से दूसरा उसकी कनपटा पे झांझर कर देंगे मार के उसको। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि प्रतिशोध के रूप में लिया गया जो एक प्रकार से जो बदला होता है उसी को दंड बोला जाता है। तो ये दंड का प्रथम सिद्धांत होता है, प्रतिशोध के रूप में लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर है, आदर्श दंड प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। यानी कि जो आइडियल दंड प्रणाली होती है उसकी दो विशेषताएं, पहली होती है कि चूंकि आदर्श दंड प्रणाली जो होती है प्रभावशाली होती है, दूसरी शीघ्रता के साथ इसमें चीज़ें हो जाती हैं कि आज कोनो किसी को मारा तो पुलिस में कल ही उन्हें जो है, जैसे आप देखेंगे अभी तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, वैमनस्यता समाज में फैल रही है, तो एक प्रकार से उसको आदर्श दंड प्रणाली की जो विशेषताएँ हैं वो एक प्रभावशाली होती है और दूसरी बात है कि शीघ्र होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 67, आदर्शवाद की विशेषताएं बताइए। आदर्शवाद जो है, राज्य एक नैतिक संस्था है, ये आदर्शवाद की विशेषता, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि राज्य स्वयं के साध्य है, राज्य स्वयं के साध्य है, ये भी है। अच्छा, लिखित मॉडल पेपर मैं जल्द ही दे दूंगा तो परेशान मत होइएगा आप उसके लिए। लिखित वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ये दोनों के लिए, और मैं लिखित का मॉडल पेपर दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव का कई मॉडल पेपर आपकी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न है, हीगल के दर्शन की दो आलोचनाएं बताइए। हीगल के दर्शन की दो आलोचनाएं बताइए भैया। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध हीगल करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी विरोध करते हैं ये हीगल। तो ये दो आलोचनाएं हैं जो है हीगल के दर्शन की, एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है हीगल और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी विरोधी है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, ग्रीन के इच्छा को किन किन भागों में बांटा गया है। तो ग्रीन की इच्छा को एक प्रकार से वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा में बांटा गया है। वास्तविक इच्छा एक होती है कि यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा, ये जो होता है ये ग्रीन की इच्छा को इन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आप देखेंगे 70 नंबर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बातचीत ना करो भाई, बातचीत ना करो। प्रश्न अगला आपके समक्ष क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दंड देने के ग्रीन के दो सिद्धांत बताइए। दंड देने के दो सिद्धांत बताइए, ग्रीन के द्वारा दिए गए दो सिद्धांत बताइए दंड देने के। तो भाई एक तो होता है प्रतिशोध लेने का सिद्धांत, तो एक होता है निवारक सिद्धांत। यानी कि एक तो निवारक सिद्धांत होता है दंड देने का और एक होता है प्रतिशोध लेने का सिद्धांत। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं बताइए। तो राज्य एक कृत्रिम संस्था है, व्यक्तिवाद कहता है, और राज्य साध्य नहीं साधन है, ये व्यक्तिवाद कहता है। अच्छा, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद में डिफरेंस को लेकर के भी एग्जाम से प्रश्न पूछता है, विशेषताओं को आप पढ़ लेंगे तो डिफरेंस आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 72 नंबर, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य के दो कार्य कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है कि राज्य के संपत्ति की रक्षा करना राज्य का कार्य होता है, और एक बाह्य आक्रमण से रक्षा करना ये राज्य के कार्य होते हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद जो होता है, व्यक्तिवाद की अपेक्षा मतलब व्यक्तिवाद की आलोचनाएं लिखिए। व्यक्तिवाद की दो आलोचनाएं लिखिए। तो राज्य अभिशाप नहीं है, पहली भी आलोचना इसकी, और नियंत्रणों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, ये भी एक प्रकार से व्यक्तिवाद की ही आलोचना हुई। अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर प्रश्न है, आधुनिक व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं बताइए। आधुनिक व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं कौन कौन सी? एक तो बुद्धिवाद विरोधी होता है व्यक्तिवाद, और मतलब कि आधुनिक व्यक्तिवाद, और समूह के व्यक्तित्व में विश्वास रखता है, समूह के व्यक्तित्व में विश्वास रखता है, बुद्धिवाद का विरोधी होता है आधुनिक जो व्यक्तिवाद है। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आधुनिक व्यक्तिवाद के 2 समर्थकों के नाम बताइए। तो ग्राहम बलास और मिस फॉलेट, ये 2 लोग जो हैं ये आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है 76 नंबर, अराजकता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अराजकता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई भाई? अराजकता शब्द जो है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा मतलब कि यूनानी शब्द जो है अनारक्रिया, मतलब कि अनारक्रिया यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ ये लैटिन मतलब कि यूनानी शब्द है अनारक्रिया, इससे हुई है अराजकता शब्द की उत्पत्ति। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 2 प्रमुख अराजकतावादी विचारकों के नाम लिखिए। तो भाई एक तो है विलियम गाडविन और दूसरे हैं थोरो। तो विलियम गाडविन और थोरो जो हैं ये अराजकतावादी विचारकों में आते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर प्रश्न यानी 78 नंबर, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स जो हैं ये पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक हैं। 79 नंबर प्रश्न देखिएगा, समाजवादी चिंतन की कौन कौन सी धाराएं पाई जाती हैं? बताने का प्रयास करेंगे। समाजवादी चिंतन की कौन कौन सी धाराएं पाई जाती हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो एक तो होता है काल्पनिक समाजवाद और एक होता है वैज्ञानिक समाजवाद। समाजवादी चिंतन की मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 2 धाराएं पाई जाती हैं। पहली है काल्पनिक समाजवाद और दूसरी है वैज्ञानिक समाजवाद। तो क्या है? पहली काल्पनिक समाजवाद, दूसरी वैज्ञानिक समाजवाद। ये समाजवादी चिंतन की ये 2 धाराएं मुख्य रूप से हमारे समक्ष आती हैं, और भी हैं लेकिन ये मुख्यतया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 80 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, काल्पनिक समाजवाद के 2 विचारकों के नाम बताइए। काल्पनिक विचारकों के 2 नाम बताइए। समाज मतलब कि ये सब एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ। ये सारे के सारे चैप्टर से 1-1, 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न हमने रखे हैं, तो आप लोग इसको देखिए। काल्पनिक समाजवाद के 2 विचारकों के नाम बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करें, बड़ी तीव्र गति से मैं पढ़ रहा हूँ, 180 की स्पीड है मेरी इस समय। चलें फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इनमें अच्छा कुछ समझाने वाला है नहीं, इसलिए अच्छा मैं अगर काल्पनिक समाजवाद को समझाऊंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा, इसलिए चैप्टर एक प्रकार से काल्पनिक समाजवाद का एक अलग से चैप्टर ही है। व्यक्तिवाद चैप्टर है, आधुनिक व्यक्तिवाद चैप्टर है, ओके, आदर्शवाद चैप्टर है एक प्रकार से। तो इसको मैं अगर यहाँ पर बताने लगूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं विस्तार से वीडियो देने का प्रयास करूँगा जो है चैप्टर वाइज, तो आप परेशान ना हो उसके लिए। ओके, तो काल्पनिक समाजवाद के 2 विचारकों के नाम, एक तो हैं आपके सेंट साइमन और एक हैं चार्ल्स फोरियर। ओके, सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर ये काल्पनिक समाजवाद के विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूंजीवादी विचारधारा का एक कमजोर पक्ष कौन सा है? पूंजीवादी विचारधारा का एक कमजोर पक्ष कौन सा भैया? तो यह व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। ये इसका एक क्या है? कमजोर पक्ष होता है। व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है कौन? पूंजीवादी विचारधारा क्या बनाती है? व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 82 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, पूंजीवादी विचारधारा किस पर स्थित है? यानी कि पूंजीवादी विचारधारा जो है ये उदारवाद जो है उसी की नींव पर स्थित है। उदारवाद नींव के माध्यम से पूंजीवादी जो है उस पर एक प्रकार से क्या हुआ है? उदारवाद नींव पर पूंजीवादी दीवार जो है चढ़ी हुई है। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि पूंजीवाद का विकास उदारवाद की से ही हुआ है। उदारवादी जो विचारधारा है ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे इसी पर आधारित है, पूंजीवादी जो विचारधारा है। अगला प्रश्न देंगे 83 नंबर, सोवियत साम्राज्यवाद के भय से किस संगठन का जन्म हुआ? नाटो संगठन का जन्म हुआ। सोवियत साम्राज्यवाद के भय से नाटो यानी सोवियत साम्राज्यवाद कैसा था? 15 देश शामिल थे सोवियत साम्राज्यवाद में। रूस था, इसके अलावा रूस के जो सहयोगी देश थे वो सारे के सारे थे। 15 देश मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण किए हुए थे, और एक प्रकार से 15 देश आकर के 1991 में आते आते टूट जाते हैं, और इसी के विरोध में या इसी के भय के कारण से इसी से डरने के बाद में नाटो संगठन बना, जो कि यूरोप के अन्य कंट्रियों ने बनाया आपस में, उसमें अमेरिका भी आता है। तो नाटो संगठन बना उसी को लेकर के, ताकि सोवियत साम्राज्यवाद से जो है भय का खतरा ना बना रहे। 84 नंबर प्रश्न है, नेशन शब्द का जन्म किस देश से मतलब किस शब्द से हुआ है? किस शब्द से हुआ? नेशन शब्द का जन्म जो है लैटिन शब्द नेसो से हुआ है। लैटिन शब्द कौन सा है? नेसो। नेसो शब्द से बना है क्या? नेशन, और नेशन से बना है अपना राष्ट्र। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी सुनिश्चित स्वदेश के साथ जुड़ी विचित्र तीव्रता, घनिष्ठता तथा सम्मान मतलब कि सम्मान की भावना का संयुक्त रूप है, यह परिभाषा किसकी है? बताने का प्रयास करिए। किसी सुनिश्चित स्वदेश के साथ जुड़ी विचित्र तीव्रता, घनिष्ठता तथा सम्मान की भावना का संयुक्त रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है ए जिम्मरमैन ने। किसने दी है? मतलब कि जिम्मरमैन ने। ओके, जिम्मर ने। अगला प्रश्न आपके समक्ष है वही जिम्मरमैन या फिर जिम्मर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलता है। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का कोई एक अनिवार्य तत्व बताइए।
राष्ट्रवाद का कोई अनिवार्य तत्व बताइए भैया। सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं जो होती हैं राष्ट्रवाद की अनिवार्य तत्व होता है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के लोग किसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? तो अपने भूगोल को जो है अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं इंडोनेशिया के लोग। इंडोनेशिया के लोग अपने भूगोल को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर प्रश्न है जो है, गेलनर ने किस वर्ष राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा? गेलनर महोदय ने किस वर्ष राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण से जोड़ा? तो 1983 ईस्वी में गेलनर महोदय ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण से जोड़ा। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में उदारीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991 यानी कि 1991 ईस्वी में उदारीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए भारत में। 90 नंबर प्रश्न है, नारीवाद कैसा आंदोलन है? नारीवाद जो है एक विचार जो है धारात्मक आंदोलन माना जाता है, तो एक विचारधारात्मक नारी आंदोलन होता है। ओके, नारीवाद कैसा आंदोलन है? नारीवाद एक विचार मतलब कि विचारधारात्मक आंदोलन है। 91 नंबर प्रश्न है, महिलाओं पर चतुर्थ सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो महिलाओं पर जो चतुर्थ सम्मेलन हुआ था वो बीजिंग में हुआ था 1955 में, यानी 1955 ईस्वी में बीजिंग में महिलाओं के प्रकार से उनको उनकी स्थिति को उच्च रखने के लिए चतुर्थ सम्मेलन होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 92 नंबर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम जो पारित किया गया था 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया, भारत की बात कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसदात्मक शासन की कोई एक विशेषता बताइए। संसदात्मक शासन जो होता है, संसद जिसमें शासन करती है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा। भारत एक संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इंग्लैंड के जो है संविधान से अपने संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। तो संसदात्मक शासन की कोई एक विशेषता बताइए, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, व्यक्ति का परस्पर एक प्रकार से उत्तरदायित्व होता है अपना खुद का, तो ये होता है संसदात्मक व्यवस्था की एक विशेषता। 95 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक शासन का एक गुण बताइए। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में सहयोग होता है, इसमें ये एक सबसे बड़ा गुण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था का। क्योंकि कार्यपालिका यानी कि जो कार्य को करने वाले, व्यवस्थापिका माने जो कानून को बना रहा है, और कानून को जो लागू करवा रहा है वो कार्यपालिका है। तो कानून को बना रहा है व्यवस्थापिका, लागू करवा रहा है कार्यपालिका, दोनों में क्या है, एक प्रकार संबंध है। यही संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 96 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक शासन का एक दोष लिखिए। संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक दोष लिखिए। तो दलीय तानाशाही कायम करना संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक दोष भी है, क्योंकि इसमें दलीय एक प्रकार से तानाशाही कायम हो जाती है। एक दल अगर जीत गया उसके बाद में फिर उसी की जो एक प्रकार से चलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण बताइए। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण बताइए भैया। तो असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है ये, असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है ये, इसका एक गुण है। ओके, 98 नंबर प्रश्न है, एकात्मक राज्य में कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति एक केंद्रीय सत्ता पर निहित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन जनरल डायसी का है। किसका है कथन? ये डायसी महोदय का कथन है कि एकात्मक राज्य में कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति एक केंद्रीय सत्ता पर निहित होती है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, एकात्मक शासन का कोई एक गुण बताइए। तो शासन की एक रूपता होना, ये एकात्मक शासन का एक गुण है। क्या? शासन की एक रूपता होना। अगला प्रश्न देखेंगे, एकात्मक शासन का एक दोष लिखिए। तो नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है इसमें, तो एक दोष होता है एकात्मक शासन का। एकात्मक शासन का एक दोष क्या है? नौकरशाही का बोलबाला हो जाना। 101 नंबर प्रश्न देखेंगे, संघात्मक शासन की कोई एक विशेषता बताइए। संघात्मक शासन की एक विशेषता यह है कि संविधान की सर्वोच्चता इसमें होती है हमेशा। संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता एक प्रकार से होती, तो एक प्रकार से इसकी बड़ी विशेषता है ये। 102 नंबर प्रश्न है, तानाशाही के दो गुण बताइए। तानाशाही का पहला गुण तो ये कि प्रशासन में कुशलता होती है, प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं आती है तानाशाही में, और प्रशासनिक व्यय में भी कमी होती है, कम खर्चा होता है इसमें तानाशाही में। ओके, प्रशासन मतलब कि में प्रशासनिक खर्चा भी कम होता है तानाशाही में, आप देखेंगे। तो तानाशाही का ये दो गुण हो गए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की एक विशेषता बताइए। राजनीतिक दलों की एक विशेषता, राजनीतिक दलों का पहला आधार नागरिकों का संगठन है। तो एक पहली विशेषता ये हो गई। पहली विशेषता क्या हो गई? राजनीतिक दलों की एक विशेषता क्या है कि ये जो है राजनीतिक दलों का पहला आधार क्या होता है? राजनीतिक नागरिकों का संगठन जो होता है यही होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रकार बताइए। एक दलीय प्रणाली भी होती है राजनीतिक दल, दो दलीय प्रणाली भी होती है और बहुदलीय प्रणाली भी होती है। तो ये एक प्रकार से प्रकार है, पहला एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली, तीसरा बहुदलीय प्रणाली। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 105 नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या दिया हुआ है, राजनीतिक दलों का कोई एक कार्य बताइए।
राजनीतिक दलों का कोई एक कार्य बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दलों का कोई एक कार्य बताइए। तो नीतियों का निर्धारण करना राजनीतिक दलों का कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। 106 नंबर प्रश्न है, दल पद्धति के 2 गुण बताइए। दल पद्धति के 2 गुण बताइए भैया। तो पहला होता है राजनीतिक चेतना और दूसरा होता है आपका जनमत का निर्माण। ओके, दल पद्धति के 2 गुण कौन कौन से? पहला होता है राजनीतिक चेतना और दूसरा है जनमत का निर्माण। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखें, 107 नंबर है, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक आपके हैं लीकॉक। लीकॉक महोदय जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 108 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, दबाव गुट की एक विशेषता बताइए। दबाव गुट की एक विशेषता क्या है? अनिश्चित कार्यकाल। अनिश्चित कार्यकाल होता है दबाव गुट। तो एक प्रकार से एक विशेषता होती है अनिश्चित कार्यकाल। एक विशेषता किसकी? दबाव गुट की एक विशेषता होती है अनिश्चित कार्यकाल। ओके, 109 नंबर देखिएगा, दबाव गुट के 2 साधन बताइए। दबाव गुट एक चैप्टर है आप में। दबाव गुट के 2 साधन कौन कौन से? एक तो होता है पहला प्रचार, दूसरा होता है विशेषज्ञों की सेवा। ये 2 साधन होते हैं दबाव गुट के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दबाव गुटों का एक गुण बताइए। दबाव गुटों का एक गुण क्या है भाई? उपयोगी आंकड़े एवं तथ्य जो होता है एकत्रित करना। ये दबाव गुटों के एक प्रकार से एक गुण होते हैं, बड़ा फेमस गुण है ये, कि ये जो है उपयोगी जो आंकड़े होते हैं और जो तथ्य होते हैं उनको एकत्रित करते हैं। 111 नंबर प्रश्न देखेंगे, विधायिका क्या है? विधायिका क्या है? तो किसी देश की सरकार का वह अंग जो विधि निर्माण यानी कानून को बनाती है वही विधायिका कहलाती है। यानी संसद जो है वो विधायिका का ही अंग है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। जितने भी सरकारी सर्विस के लोग हैं वो सब कार्यपालिका के सदस्य हैं, जितने संसद के लोग हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, और न्यायपालिका जितने न्यायालय के लोग हैं वो न्यायपालिका के सदस्य हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये विधायिका भी चैप्टर है आप में। अगला प्रश्न है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका चैप्टर है आपका। विधायिका का कोई एक कार्य बताइए। तो विधि यानी कि कानून, विधि माने कानून, और नीति मतलब होता है नीति, समझ ही रहे। विधि एवं नीति का निर्धारण करना विधायिका का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का कोई एक कार्य बताइए। तो आंतरिक शक्ति एवं व्यवस्था को बनाए रखने से पुलिस प्रशासन देखिए, बीएसएफ देखिए, बड़े बड़े जो एक प्रकार से कार्य होते हैं, तो ये क्या करते हैं? आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कार्य करते हैं, कार्यपालिका के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका शासन का वह अंग होता है जो विधि की व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी कानून जो बनाया गया विधि के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो कानून बना है उस कानून की व्याख्या कौन करेगा? जब भी उस कानून में, उन कानूनों में क्या होगा, या जनता के बीच और या उन कानूनों के बीच में संघर्ष होगा आपस में, यानी कि जनता उस कानूनों का विरोध करेगी या फिर उस कानून को कहेगी ये कानून आपका अच्छा नहीं है, तो उस कानून पर जो है एक प्रकार से क्या होगा, उस कानून पर पुनर्विचार होगा। कहाँ पर? संविधान, मतलब कि वहाँ पर होगा संविधान के अंतर्गत, यानी संविधान के हिसाब से कानून विधायिका ने बनाया या नहीं बनाया, इस बात को चेक करेगा आपके न्यायपालिका। न्यायपालिका के द्वारा कानून कैसा है, कानून ऐसा संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक है, इसको चेक करता है आपका न्यायपालिका। ओके, अगला प्रश्न है, न्यायपालिका को कोई एक कार्य बताइए। तो विवादों की जांच व निर्णय करना क्या करता है? ये न्यायपालिका का ही कार्य है। 2 देशों के बीच, मतलब कि 2 राज्यों के बीच का हो या फिर एक राज्य और केंद्र के बीच का हो, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट देखता है। 2 राज्यों का बीच का भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। और आप देखेंगे कि जो है 2 जिले का हुआ तो कौन देखेगा? तो वो जो है हाई कोर्ट वगैरह देखते हैं। इसी प्रकार चीज़ें होती हैं। 2 धर्मों के बीच हुआ तो भी पहले हाई कोर्ट, उसके बाद में मतलब पहले छोटे न्यायालय पे, फिर उसके बड़े, फिर भेजा जाता है, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, संविधान का कोई एक मूलभूत तत्व बताइए। तो राज्य के स्वरूप का निर्धारण करना संविधान का, राज्य का क्या स्वरूप होगा इसको निर्धारित करता है कौन? संविधान। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आलिखित संविधान कैसे होते हैं? तो परिवर्तनशील होते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जो आलिखित संविधान होते हैं, जो जैसे कि ब्रिटेन का संविधान जो है, यानी कि जो इंग्लैंड का संविधान है वो कैसा है? इंग्लैंड का संविधान आलिखित है, तो अभी समयों पर आधारित है, उसमें परिवर्तन होता रहता है हमेशा समय के हिसाब से। ओके, 118 नंबर प्रश्न आपके समक्ष, संविधानवाद कैसी विचारधारा है? संविधानवाद कैसी विचारधारा भैया? तो यह एक नवीन विचारधारा है जो संविधान पर आधारित है। संविधानवाद एक नवीन विचारधारा जो कि पूर्ण रूप से संविधान पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, संविधानवाद एक मतलब कि संविधानवाद की एक विशेषता बताइए, सामान्य विशेषता। तो संविधानवाद संस्कृति से संबंध अवधारणा होती है, तो किससे? कल्चर से क्या होती है? रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है संविधानवाद। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिकारवाद का कोई एक सिद्धांत बताइए। सर्वाधिकारवाद भी आपका एक चैप्टर ही है। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? सर्वाधिकारवाद का कोई एक सिद्धांत बताइए। तो प्रजातंत्र का उपहास,
प्रजातंत्र का उपहास सर्वाधिकारवाद का एक मूल सिद्धांत है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 121 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद का एक दोष बताइए। सर्वाधिकारवाद का एक दोष क्या है? साम्राज्यवाद तथा युद्ध को प्रोत्साहन देना, ये सर्वाधिकारवाद का एक प्रकार से एक दोष भी माना जाता है। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है सर्वाधिकारवाद, और युद्ध को प्रोत्साहन देता है। 122 नंबर प्रश्न है, जनमत की कोई एक विशेषता बताइए। जनमत की कोई एक विशेषता, जनमत भी आपका एक चैप्टर है। जनमत जो होता है एक प्रकार से जन साधारण का मत होता है, यानी कि सभी लोगों का आपसी मत, किसी एक विचारधारा पर तमाम सारे लोगों का या किसी भीड़ का मत जो कि आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन उस विचारधारा को एक प्रकार से सभी लोग समर्थन करते हों, तो उस प्रकार के मत को या उस प्रकार के विचार को हम जनमत कहते हैं। अगला प्रश्न 123 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य मतलब कि स्वस्थ लोक मत के निर्माण में आने वाली कोई एक जो है बाधा बताइए। निर्धनता और आर्थिक विभेद जो है ये स्वस्थ लोक मत के निर्माण में आने वाली एक प्रबल बाधा के रूप में हमारे समक्ष आती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समझ दी हुई है, देखें 124 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस थोड़ी सी और क्लास बची हुई है, मैं अभी छोड़ रहा हूँ। 130 प्रश्न ही कुल मिलाकर के वही बताने हैं। ओके, और आने वाले समय में और भी मैं चीज़ों को, अच्छा यहीं पर आपका समाप्त होता है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका हो गया। पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी, हर चैप्टर के बारे में जानकारी ले ली। 3-3 4-4 प्रश्न हमने हर एक चैप्टर के रखे थे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगभग 40-42 प्रश्न आपके हैं, मतलब कि 40-42 जो है आपके चैप्टर हैं। 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन हमने रखे थे, 3-3 या फिर किसी के 2, किसी के 4, किसी के 3, इस प्रकार से मैंने प्रश्नों को रखा था। तो एक प्रकार से ये आपका हो गया, एक प्रकार से पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। ओके, और भी मैं लिखित मॉडल पेपर दूंगा, उसमें बहुत सारे रिवीजन होंगे, चैप्टर वाइज वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं, मुक्त बाजार की एक विशेषता लिखिए। मुक्त बाजार की एक विशेषता क्या है भैया? मुक्त बाजार साधारणतया पूर्व से ही सुविधा संपन्न लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो मुक्त बाजार होते हैं ये साधारणतः पूर्व से ही, मतलब पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के लिए काम करते हैं। जो सुविधा संपन्न लोग होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 125 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का कोई एक तत्व बताइए। धर्मनिरपेक्षता का कोई एक तत्व क्या है? धर्म की स्वतंत्रता जो होती है, यानी किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मान सकता है और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखेगा। ये धर्मनिरपेक्षता का एक प्रकार से मतलब होता है। धर्म की स्वतंत्रता ये धर्मनिरपेक्षता का कोई एक तत्व है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण का कोई एक क्षेत्र लिखिए। तो पवित्रता और जो है अपविज्ञता, ये जो है धर्मनिरपेक्षीकरण की ये एक क्षेत्र होता है, पवित्रता और अपविज्ञता। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता राज्य की एक विशेषता बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विशेषता बताइए। सभी धर्मों का पोषक होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत क्या सभी धर्मों का पोषक है। ओके, अगला प्रश्न 128 नंबर प्रश्न क्या है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो GDH कोल जो है, GDH कोल जो है ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सबसे बड़े यानी सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। 129 नंबर प्रश्न है, एकल संक्रमणीय पद्धति का एक गुण बताइए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है। ओके, तो इसका गुण क्या है? मतदाता का मत व्यर्थ नहीं जाता इसमें से, मतदाता का मत इसमें व्यर्थ नहीं जाता। ये गलत चला गया, मतलब कि जो है कौन जीता कौन हारा इसने, मतलब कि ये व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी काम आता है। अगला प्रश्न देखिए 130 नंबर प्रश्न है, वयस्क मताधिकार का एक गुण बताइए। वयस्क मताधिकार का एक गुण क्या है? कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। वयस्क मताधिकार से राष्ट्रीय मतलब की एकता में वृद्धि होती है वयस्क मताधिकार से। तो ये एक प्रकार से वयस्क मताधिकार का एक गुण है, क्वालिटी है ये, कि वयस्क मताधिकार किया जाए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा सारे के सारे प्रश्नों 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समझ लिया। वन लाइनर विस्तार से मैंने हर एक चीज़ को समझाया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ समझ में आ गई। तो अगर आपको जो है BA BSc BCom में है, आप खास करके आप तो BA के ही होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका जो है सेकंड सेमेस्टर में आप हो तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि आपको जो है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में जानना पड़ेगा। ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। बहुविकल्पीय टाइप के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनमें से आपको 100 के 100 करने होते हैं। मतलब कि करने तो एक प्रकार से आपको नंबर कितने लाने होते हैं? 33 नंबर अगर आपका आ गया तो आप पास हो गए हो।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन आप ज़्यादा लाइएगा, जो कि क्या होता है कभी कभी 40% पर भी जो है किसी किसी यूनिवर्सिटी में मान्यता मिलती है। तो आप लगभग और लगभग 50%, मतलब 50 सही करने का प्रयास करेंगे। सरल आता है। इसका मॉडल पेपर मैंने दे दिया, कल ये वीडियो आपकी समक्ष आई थी। 100 क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण रखे गए हैं, आप लोग इसको देखिएगा। और इसका प्ले लिस्ट बना दी है, 3 वीडियो हो चुकी है इसकी, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप हिंदी साहित्य का एक प्रकार से, जिस प्रकार से हमने इसका बताया है आपको वन लाइनर हिसाब से, इसी प्रकार से 3-4 लाइन में उत्तर को लिखने का प्रयास कार्यालयी हिंदी के माध्यम से किया गया है। तो कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर का एक प्रकार से आप देख लीजिएगा, कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर का महासंग्राम रिवीजन क्लास अवेलेबल हो चुकी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है BA सेकंड सेमेस्टर का। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।